दोस्तों आजकल सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक डॉलर बना हुआ है। कोई इसको महंगाई का कसूरवार ठहराता है और कोई इसको महंगाई का निजात दहिंदा। कोई इसको खरीद कर स्टॉक कर रहा है और कोई सेल कर कर खुश हो रहा है। आखिरकार डॉलर को इतनी अहमियत कहां से मिली? क्यों ये तकरीबन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया? कंट्रीज के फॉरेन रिजर्व के लिए ये क्यों जरूरी है? और क्या अब इसकी सुप्रीमेसी खत्म होने वाली है? दोस्तों इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, मैं हूं शराज अहमद और आप देख रहे हैं शराज फामड़ा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करके लाजमी बताएं, और अगर कोई खामी नजर आए तो कमेंट कर दें। तो चलें अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पेपर करेंसी का इनकाद 1690 में अमेरिका ने किया और पेपर करेंसी के बाकायदा नोट छापे गए। ये नोट फौजी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते थे। 1776 में $2 के जो बिल है वो मुतारफ करवाया गया और उसके 9 साल बाद अमेरिका ने 1785 में डॉलर के साइन को बाज़ाब्ता तौर पर अपनी करेंसी का निशान बना दिया। हुकूमत ने 1863 में ओसीसी और नेशनल करेंसी ब्यूरो का दफ्तर कायम किया। ये दोनों एजेंसीज बैंक नोट्स को हैंडल करती थी। 1869 में नोट्स की सेंट्रलाइज्ड प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, जो ब्यूरो ऑफ इनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग करते थे। इससे पहले प्राइवेट कंपनीज नोटों की प्रिंटिंग का काम देखते थे। दोस्तों $1 की पहली सीरीज 1886 और उसके बाद 1896 के सिल्वर सर्टिफिकेट पर मार्था वाशिंगटन की तस्वीर प्रिंटेड थी। 1913 में अमेरिका ने फेडरल रिजर्व एक्ट के तहत फेडरल रिजर्व बैंक की बुनियाद रखी, जो करेंसी के इस्तेहकाम और इसकी नाकाबिले एतबारियत को परखता था और मुख्तलिफ बैंक जो नोट जारी करते थे उनकी इंस्पेक्शन करता था। तब से अमेरिका और बरतानिया के दरमियान मैशियत के लिहाज से कंपटीशन शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई, जिन ममालिक ने अपनी करेंसी को मुस्तहकम करने के लिए सोना एज अ बैकअप रखा हुआ था, उन्होंने इसको तर्क करके फौजी अखराजात पेपर करेंसी में अदा करने लगे, जिसकी वजह से करेंसी की अहमियत गिर गई। लेकिन वहीं पर बरतानिया, क्योंकि इस वक्त दुनिया की सरकर्दा करेंसी था, उसने सोने के म्यार को बरकरार रखा और इस वजह से जंग के तीसरे साल पहली बार कर्ज लिया। बहुत से ममालिक ने अमेरिका का रुख किया और अमेरिका इन ममालिक के लिए कर्ज दहिंदा बन गया। इस वक्त बहुत सारे ममालिक ने अमेरिकन या डॉलर बॉन्ड्स खरीद लिए। 1913 में बरतानिया ने सोने के म्यार को तर्क कर दिया, खत्म कर दिया, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर कंट्रीज जो पाउंड में तजारत करते थे उनके खाते बंद हो गए और पाउंड में तजारत बंद हो गई। दूसरी जंग अजीम की शुरुआत में अमेरिका ने इत्तेहादियों को हथियार और दूसरा सामान फराम किया। इसके बदले में दूसरे ममालिक ने इसको सोने में अदायगियां की। जंग के अख्ताम पर अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना जमा हो गया था। दुनिया का सबसे बड़ा सोना रिजर्व में अमेरिका के पास पड़ा हुआ था। सोने के रिजर्व रखने का ख्याल तब्दील हुआ, क्योंकि काफी सारे ममालिक के पास सोने के जखायर खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी करेंसी डी वैल्यू हो गई थी और आधे ममालिक के पास तो बिल्कुल सोना खत्म हो गया था। अब इस मामले से निकलने के लिए 1944 में 44 अलाइड कंट्रीज के डेलीगेशन ने ब्रिटेन वुड न्यू हैम्पशायर में इकट्ठे हुए और उन्होंने सोने की जगह एक नया फॉरेन एक्सचेंज और रिजर्व और ट्रेडिंग का निज़ाम मुतारफ करवाया। इस मीटिंग में यह डिसाइडेड हुआ कि अब सोने की जगह डॉलर को फॉरेन एक्सचेंज और कंट्री रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस एग्रीमेंट को ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट कहा जाता है। इस मीटिंग में सेंट्रल बैंक की बुनियाद रखी गई, जो डॉलर और दूसरी करेंसीज के दरमियान एक फिक्स रेट मुतारफ करवाएगा और इसको मेंटेन भी रखेगा, और कोई भी मुल्क किसी भी वक्त सोने के बदले डॉलर ले सकता होगा। इस एग्रीमेंट से यह फायदा हुआ, कोई भी मुल्क अगर उसकी करेंसी वीक हो रही है या उसकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है तो वो उसको इंटरनेशनल मार्केट में बाय करके या सेल करके अपनी करेंसी की वैल्यू को कंट्रोल कर सकता था। इसी ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट की बदौलत डॉलर ने फॉरेन रिजर्व की सीट संभाली और अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व रखने वाला मुल्क बना दिया। दूसरे ममालिक ने गोल्ड को छोड़ दिया और डॉलर इकट्ठा करना शुरू कर दिए, ताकि करेंसी की वैल्यू को बढ़ा सके, अपने फॉरेन रिजर्व को बढ़ा सके। और उसके बाद कंट्रीज को सेफ इन्वेस्टमेंट और सेफ स्टोर ऑफ मनी के लिए यूएस ने ट्रेजरी सिक्योरिटी बेचना शुरू कर दिया। वियतनाम वार के दौरान अमेरिकन डॉलर और ट्रेजरी सिक्योरिटी को बहुत अहमियत मिली और इसी दौरान अमेरिका ने पेपर करेंसी का सैलाब बर्पा कर दिया। लेकिन 1960 के अख्ताम पर अमेरिका के पास इतना गोल्ड नहीं था क्योंकि करेंसी यानी डॉलर को वो बैक कर सकें। इनको ये डर था कहीं गोल्ड रिजर्व खाली ना हो जाए,
इस वक्त 1971 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर से गोल्ड की कन्वर्टेबिलिटी को सस्पेंड कर दिया। 1973 में ब्रिटन वुड का फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम खत्म हो गया और बाकी जो मालिक थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो फ्री जो फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज है उसमें डीलिंग करेंगे। अब अमेरिका को यूं लगने लगा कि फ्री फ्लोटिंग रेट से इसके इक़्तिदार का खात्मा हो सकता है, यानी डॉलर एज अ फॉरेन एक्सचेंज और रिजर्व के तौर पर शायद ना रहे। उन्होंने कई मदाखलतों के जरिए इसको टाला। सबसे पहले अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मईशत रहा और डॉलर को मुस्तहकम रखा। दूसरा, इसकी फौजी ताकत ने डॉलर की प्रेडिक्टेड वैल्यू की वजह से दूसरे ममालिक की साख और एतबार को बहाल रखा। तीसरा, अमेरिकी इंतजामिया ने इसकी साख को बरकरार रखने के लिए कई इकदाम किए, जैसे प्लाजा एक्ट ऑफ 1985। चौथा, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल फाइनेंस में डॉलर को मुस्तहकम करने के लिए एक बेहतरीन और अच्छा एटमॉस्फेयर मुहैया किया। दोस्तों, डॉलर अभी तक करेंसीज का किंग है। IMF की एक रिपोर्ट के तहत 2021 में ऑल फॉरेन एक्सचेंज की जो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो 90% डॉलर के जरिए हुई हैं और 2022 में 42% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्विफ्ट के अंडर हुई हैं जो डॉलर में हुई हैं और 2023 के स्टार्टिंग के एक महीने में 45.4% डॉलर यूज हुआ है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। दोस्तों, 1974 में सऊदी अरेबिया ने एक मुआहिदा किया था जिसके जरिए ऑयल की ट्रेडिंग और उसकी प्राइसिंग डॉलर में करेगा। बाकी ऑयल एक्सपोर्टर ममालिक ने भी यही सूट फॉलो किया और डॉलर में ट्रेडिंग होना शुरू हो गई, जो अभी तक चल रही है। करीबन 80% ऑयल की ट्रेडिंग और इसकी जो सेटलमेंट्स हैं वो डॉलर के जरिए होती है। लेकिन अब डॉलर की सुपरमेसी को बहुत बड़ी थ्रेट है और नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि दुनिया में मुख्तलिफ जो इकोनॉमिक्स हैं वो बढ़ रही हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज हो रहा है और नई नई मायशीतें उभर कर सामने आ रही हैं। जैसा 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जापान ने एशियन मॉनेटरी फंड का आगाज किया, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। लेकिन अब चाइना और मलेशिया इसको दोबारा बहाल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अब एशियन मॉनेटरी फंड और अरब मॉनेटरी फंड कोलैबोरेट करके युआन को इंटरनेशनल तौर पर ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बरक्स जो दूसरा है वो ब्रिक्स है, जो 5 ममालिक से मिलकर बनता है, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, जो अपनी एक जो ट्रेडिंग करेंसी है वो लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें वो ट्रेड करेंगे। इनके अलावा चाइना और रशिया डॉलर की डोमिनेंस को खत्म करने में लगे हुए हैं। और तीसरा, चाइना 41 ममालिक के साथ बायलैटरल ट्रेडिंग के माहिदे के तहत करेंसी स्वैप कर रहा है और लोकल करेंसी में करीबन 7.92 ट्रिलियन युआन की ट्रेडिंग अभी तक चाइना कर चुका है। चाइना को इस सब में कामयाबी उस वक्त मिली जब ब्राजील ने उनकी पेशकश को कबूल किया और युआन में ट्रेडिंग की। 2022 में चाइना ने गोल्फ ममालिक के साथ ऑयल ट्रेडिंग और प्राइसिंग की डील की है ताकि अब जो ट्रेडिंग हो वो लोकल करेंसी यानी युआन में की जा सके। अब चाइना सुपरमेसी ऑफ डॉलर को खत्म करना चाहता है, बट इट टेक टाइम, क्योंकि डॉलर की सुपरमेसी को मेंटेन रखने में अहम किरदार स्विफ्ट का है। अमेरिका ने स्विफ्ट को बतौर वेपन रखा हुआ है ताकि जो करेंसी डॉलर की सुपरमेसी को खत्म करना चाहती है उनको पनिश किया जा सके। लेकिन चाइना भी पीछे न रहा, उन्होंने किप्स बनाकर स्विफ्ट का बेहतरीन अल्टरनेटिव दे दिया। ये तो अर्ली स्टेज है डॉलर के साथ वार का, बट नई नई माशीतें उभर रही हैं और ज्यादातर ममालिक अब अपनी लोकल करेंसी में ट्रेडिंग करने के ख्वाहिशमंद हैं और बहुत बड़े खित्ते में इस तरह के अहतमाम किए जा रहे हैं। इस सबसे बड़ा खतरा चाइना और रशिया के युआन या RMB में डीलिंग है। दोस्तों, कमेंट करके लाजमी बताएं कैसी लगी हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें और अगर कोई भी क्वेश्चन ज़हन में आता हो तो हमें लाजमी कमेंट करके बताएं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।